महात्मा गांधी के कत्ल के 74 साल पूरे होने के बाद 75th शहादत दिवस के मौके पर 29 जनवरी 2022 को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहे जाने वाले मुल्क भारत के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्पीच से सबको चौंका दिया था। उन्होंने कहा था कि ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं। योगी आदित्यनाथ की इस स्पीच के ठीक 5 दिन बाद ही 3 फरवरी 2022 को मेरठ की सभा से दिल्ली लौटते हुए टोल प्लाजा पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला हो गया और उसके बाद 6 डिग्री के ठंडे तापमान में उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई। सर्दी में शिमला वाला टेम्परेचर मई जून की गर्मी वाला तापमान बन गया। ओवैसी पर हुए हमले से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा कुछ ज्यादा ही उछाल मार गया है और वोटिंग से ठीक पहले ओवैसी जबरदस्त तरीके से चर्चा में आ गए हैं। अहम बात यह है कि सियासी पंडितों का कहना है कि ओवैसी पर हुए हमले से वेस्टर्न यूपी के सियासी इक्वेशन बिगड़ सकते हैं। दरअसल ये बात हकीकत है कि ओवैसी की बातें मुसलमानों के दिल को छूती तो हैं, लेकिन उन्हें वोट देने को लेकर मुसलमान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का थोड़ा कश्मकश में है। मुस्लिम कम्युनिटी के एक तबके को लगता है कि ओवैसी को वोट देने पर कहीं वोट बंटने से बीजेपी को फायदा ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ दूसरा तबका मुस्लिम लीडरशिप को पसंद करने वाला है। वो चाहता है कि मुसलमानों की लीडरशिप हो और मुसलमानों की अगुवाई करने वाली एक पार्टी भी हो। वहीं ओवैसी मुस्लिम इलाकों में ही घूम रहे हैं। मुसलमानों को ही वो अपने वोटों की अहमियत समझाते हुए एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। उनके निशाने पर जहां एक तरफ बीजेपी है तो वहीं दूसरी तरफ सपा, बसपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल पर वो बराबर निशाना साध रहे हैं। वो अपनी हर रैली, हर टीवी इंटरव्यू में मुसलमानों को एक ही पैगाम देते हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर बरसों से उन्हें बेवकूफ बनाने वाली पार्टियों को छोड़कर वो उनकी पार्टी का झंडा उठा लें तो उनकी खुद की बड़ी सियासी ताकत खड़ी हो सकती है। और अब ओवैसी पर हुए हमले के बाद कुछ जानकारों का कहना है कि पोलराइजेशन के हालात में कश्मकश में पड़ा मुसलमान तबका जज्बातों में बहकर ओवैसी की पार्टी को वोट दे सकता है। दरअसल ओवैसी को यूपी में अपनी पार्टी खड़ी करनी है। इसके लिए पार्टी का खाता खुलना जरूरी है। उनके पास उत्तर प्रदेश में खोने को कुछ नहीं है और पाने को सब कुछ है, लिहाजा उनका कुछ भी यहां दांव पर नहीं लगा है। उनकी कोशिश पार्टी के मास बेस यानी जनाधार को बढ़ाना है और इस चुनाव में अपना खाता खोलना है। सियासी जानकारों का मानना है कि ओवैसी पर हुए हमले से उनके लिए सिंपैथी लहर पैदा हुई, जिसके चलते उन्हें देखने और सुनने वाले लोगों की उमड़ी भीड़ का अगर आधा या चौथाई हिस्सा भी उनके उम्मीदवारों के फेवर में वोटों में तब्दील हुआ तो कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ सियासी जानकारों का मानना है कि ओवैसी पर हमला वेस्टर्न यूपी में कम्युनल पोलराइजेशन यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की साजिश भी हो सकती है और पहले फेज में मतदान वाली सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। पहले फेज की 58 में से 12 सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से मुजफ्फरनगर और मेरठ की 3-3, गाजियाबाद में 2, हापुड़ में 2 सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अपनी ताल ठोक रहे हैं। इनके अलावा बुलंदशहर और अलीगढ़ जिले में एक-एक सीट पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ओवैसी के उम्मीदवार कहीं समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं तो कहीं पर बसपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की। मुजफ्फरनगर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसे लेकर जिले के मुसलमानों में काफी नाराजगी बताई जा रही है और इससे समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत का इक्वेशन डावाडोल होता दिख रहा है।
एक तरफ तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगों से जाट और मुसलमानों के बीच पैदा हुई खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें इस डर से किसी मुसलमान को टिकट तक नहीं दिया कि कहीं जाट उस उम्मीदवार को नकार ना दे। ओवैसी ने सियासी हालातों का फायदा उठाते हुए 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। चरथावल में ताहिर अंसारी, मुजफ्फरनगर में इंतजार अंसारी और बुढ़ाना में भीम सिंह बालियान ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हैं। चरथावल में उनका उम्मीदवार बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ ट्रायंगुलर मुकाबला बनाते हुए दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद की लोनी सीट पर उनका उम्मीदवार बीजेपी के मौजूदा सांसद नंद किशोर गुर्जर को टक्कर दे रहे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के मदन भैया और बसपा के हाजी आकिल का खेल बिगाड़ सकते हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट पर ओवैसी ने ब्राह्मण उम्मीदवार पंडित मनमोहन झा को उतारकर सियासी पंडितों को चौंका दिया है। मनमोहन झा को मुस्लिम इलाकों में काफी सपोर्ट मिल रहा है। मुस्लिम इलाकों में मनमोहन झा को मिल रहे सपोर्ट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पंडित अमरपाल शर्मा की फिक्र बढ़ गई है। हापुड़ की धौलाना सीट पर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार असलम चौधरी और बहुजन समाज पार्टी के बासित प्रधान को मिलने वाले मुस्लिम वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार असलम बसपा के टिकट पर जीते थे, इस बार वो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के टिकट पर मैदान में हैं। धौलाना में पिछले हफ्ते हुए ओवैसी के रोड शो ने असलम और बासित दोनों की बेचैनी बढ़ा दी है। गढ़मुक्तेश्वर में ओवैसी मुस्लिम वोटों के सहारे अपने अकेले मुस्लिम उम्मीदवार की जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं। अलीगढ़ की बरौली सीट पर ओवैसी ने शाकिर अली और बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट पर दिलशाद अहमद को टिकट दिया है। बरौली में उनका अकेला मुस्लिम उम्मीदवार है। सिकंदराबाद में कांग्रेस का उम्मीदवार भी मुसलमान है। यहां वो अपनी पार्टी की मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में है। वहीं ओवैसी पर हमले का मामला संसद में गूंजा। आनन फानन में मोदी सरकार ने उन्हें जेड सिक्योरिटी देने का ऐलान कर दिया, लेकिन ओवैसी ने लोकसभा में सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि उन्हें सिक्योरिटी नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। ओवैसी ने यह कहकर कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की तरफ अपने कमिटमेंट को दोहराते हुए कहा है कि उन पर बुलेट चलाने वालों को जनता बैलेट पेपर से जवाब देगी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बहुत सही सवाल पूछा था कि कौन लोग हैं उनके ऊपर हुए जानलेवा हमले के पीछे। हमलावर तो युवा हैं, गर्म खून है जो किसी को ठंडा कर देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। असली गुनाहगार तो वो है जो तेज गर्मी में भी शिमला बना देने और गर्म खून को ठंडा कर देने का दावा कर रहे हैं। क्या हमारा कानून इस सिलसिले को रोकने में कामयाब होगा? क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे के जख्म को कुरेदा जा रहा है। बीजेपी के नेता और मेन स्ट्रीम कही जाने वाली मीडिया खुलेआम कह रही है कि जाट भूल नहीं सकते मुजफ्फरनगर का दंगा। खैर, ओवैसी पर हमले के बाद मुस्लिम कम्युनिटी में ओवैसी के लिए सिंपैथी यानी सहानुभूति लहर देखी जा रही है और जानकारों का कहना है कि इस लहर के वोटों में तब्दील होने की आशंका से मुस्लिम वोटों के सहारे योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे अखिलेश यादव की धड़कनें बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह खुलासा किया है कि ओवैसी पर हमला उनके और उनके भाई के हिंदुओं के लिए दिए गए भड़काऊ बयानों के चलते हुआ है। ओवैसी पर गोली चलाने वाले कट्टर हिंदू पहचान वाले नौजवान हैं। उन्होंने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि वो काफी दिनों से ओवैसी पर हमला करने की फिराक में थे। अगर मौका मिलता तो सितंबर में संभल में उन पर हमला कर सकते थे। हिंदूवादी संगठन ओवैसी पर हमला करने वालों के साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने इन हमलावरों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया है। जानकारों का मानना है कि इससे वेस्टर्न यूपी में चुनाव को हिंदू मुसलमान करने की कोशिशों को मदद मिल सकती है। पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले बन रहे ये हालात वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हार जीत के इक्वेशन में उलटफेर कर सकते हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ओवैसी उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना बड़ा कद बनकर उभरेंगे ये तो 10 मार्च 2022 को ही पता चलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @the rate of अर्शी अजीज़ खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।